हेलो, मैं हूं विनय कुमार गुप्ता। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पॉइंट टू बी नोटेड में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो का अगला नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। इसके पहले लेक्चर में हम लोगों ने वर्णमाला, वर्ण, ध्वनि और स्वर के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया था। अब हम आते हैं व्यंजन पर। तो चलिए शुरू करते हैं। व्यंजन क्या होता है? तो व्यंजन वे वर्ड होते हैं जिनका उच्चारण हम क्या करते हैं, स्वरों की सहायता से करते हैं। तो वही होता है हमारा व्यंजन। तो बिना स्वर की सहायता से इनका उच्चारण संभव नहीं है। तो वो स्वर वर्ड कौन है? वो आ है। आ के बिना व्यंजनों का उच्चारण संभव नहीं है। तो व्यंजन वर्ड का जब भी उच्चारण करेंगे तो उसमें आ स्वर वर्ड जो है उसमें छिपा रहता है। तो वही हमारा होता है व्यंजन वर्ड। तो जैसे मान लीजिए कि हमारा का व्यंजन वर्ड है, तो का व्यंजन वर्ड किससे बना हुआ है? का पे हलंत, जिसको आप लोग आधा का कहते हैं, अर्ध का कहेंगे, और प्लस आ, दोनों मिल के का बना हुआ है। ऐसे ही खा अगर देखते हैं तो आधा खा मतलब खा पे हलंत प्लस आ मिला के खा बनता है। तो इस प्रकार जो है व्यंजन बनते हैं। तो मूलतः जो है हिंदी में व्यंजनों की संख्या जो है वो 33 है। कितनी है? 33 मानी जाती है। लेकिन अगर हम द्विगुण व्यंजनों की बात करें, डा और ढा, तो इन दोनों के जुड़ने से जो व्यंजनों की संख्या हो जाती है वो 35 हो जाती है। लेकिन आप याद रखिए कि व्यंजन जो होते हैं वो 33 ही होते हैं। एग्ज़ाम में जब भी आएगा तो आप 33 ही लगाएंगे। अब व्यंजनों को जो है 3 श्रेणियों में बांटा गया है। तो पहला हमारा है अस्पर्श व्यंजन, दूसरा है हमारा अंतस्थ व्यंजन और तीसरा है हमारा ऊष्म व्यंजन। तो एक एक करके हम देखते हैं अस्पर्श व्यंजन क्या होता है। तो आप नाम से ही स्पष्ट है कि कुछ स्पर्श करता होगा, इसीलिए अस्पर्श व्यंजन नाम दिया गया है। तो क्या स्पर्श करता है देख लेते हैं। ये व्यंजन जो होते हैं कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ स्थानों को कहीं ना कहीं स्पर्श करते हैं और इन्हीं की सहायता से बोला जाता है। इसी कारण ये स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्गीय व्यंजन। क्यों कहते हैं? क्योंकि जो कंठ से बोले जाते हैं उनको अलग वर्ग में रखा गया है, तालु से जो बोले जाते हैं व्यंजन उन्हें अलग रखा गया है, मूर्धा से अलग, दंत से अलग और होठ से बोलने वाले व्यंजन को अलग रखा गया है। इसी वजह से इसे वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। तो स्पर्श व्यंजन को क्या कहते हैं? वर्गीय व्यंजन कहते हैं, क्योंकि ये उच्चारण की अलग अलग एकता लिए हुए वर्गों में विभक्त है। इसी वजह से वर्गीय व्यंजन कहते हैं। जैसे अगर हम का वर्ग की बात करें तो इसमें कौन कौन से व्यंजन आएंगे? का, ख, ग, घ, अंगा, जो कंठ से बोले जाते हैं। ये चीज़ आप याद रखिए। तो का वर्ग कंठ से बोले जाते हैं, का, ख, ग, घ, अंगा। और चा वर्ग चा, छा, जा, जा, इया, तो ये तालु से बोले जाते हैं। तो चा वर्ग तालु से बोले जाते हैं। और टा वर्ग टा, ठा, डा, डा, आड़ा, ये मूर्धा से बोले जाते हैं। फिर हम आता है ता वर्ग ता, था, दादा, ना, ये दंत से बोले जाते हैं। आप बोल के भी आप पहचान सकते हैं कौन सा तालु से बोला जाता है, कौन सा कंठ, कौन मूर्धा और कौन दंत से। तो ता वर्ग दंत से होता है, ता, था, दादा, ना। और पा वर्ग पा, फा, बाबा, माँ, ये ओष्ठ से होता है। किससे होता है? पा वर्ग ओष्ठ से। तो ये 5 चीज़ आप याद रखिए कि का वर्ग कंठ से, चा वर्ग तालु से, टा वर्ग मूर्धा से, ता वर्ग दंत से और पा वर्ग ओष्ठ से। तो इस प्रकार कुल मिलाकर स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी हो जा रही है? 25। 5 इसमें 5 5 5 5 मिला के कितना हो गया? 25 हो जाएगा। तो इस प्रकार कुल मिलाकर 25 व्यंजन है।
25 अस्पष्ट व्यंजनों की संख्या है। आगे चलते हैं। अगला हमारा है अंतस्थ व्यंजन। क्या है? अंतस्थ व्यंजन। तो अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं वो 4 होते हैं, या, रा, ला, वा। तो या, रा, ला, वा किस में आते हैं? अंतस्थ व्यंजन में आते हैं। इनका उच्चारण जो है जीभ, तालु, दांत और ओठों के परस्पर सटाने से होता है, किंतु कहीं भी पूर्ण स्पष्ट नहीं होगा। हम बोल कर भी देख सकते हैं या, तो कहीं भी पूर्ण स्पष्ट नहीं हो रहा है। रा, ला, वा, तो इसीलिए इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। तो ये 4 होते हैं अंतस्थ व्यंजन, या, रा, ला, वा। अब उस व्यंजन की बात करते हैं। तो इनका उच्चारण जो है एक प्रकार की रगड़, घर्षण से उत्पन्न उष्मा वायु से होता है। तो जब रगड़ और घर्षण होगा तो वायु जो निकलेगी वो गर्म निकलेगी, उष्म निकलेगी। तो ऐसे वर्ड क्या कहलाते हैं? उष्म व्यंजन कहलाते हैं, जिनको बोलने पर रगड़ उत्पन्न हो, जिसकी वजह से गर्म वायु हमारे मुंह से बाहर निकले, तो वो उष्म व्यंजन बोले जाते हैं। तो ये भी 4 होते हैं। कौन कौन से? शा, स, स, ह। तो तीनों सा जो होते हैं, तालव्य सा, मूर्धन्य सा और सा जो छोटा सा बोला जाता है, और हा, तो ये चारों जो हैं उष्म व्यंजन में आते हैं। अब आगत व्यंजन क्या होता है? वैसे 3 श्रेणियाँ तो हमारी हो गई कि व्यंजन को 3 श्रेणियों में बांटा गया है, लेकिन इन्हीं 3 श्रेणियों से कई और वर्गीकरण किए गए हैं, जिनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। उसकी चर्चा आगे भी करेंगे हम। तो पहला हमारा आगत व्यंजन क्या होता है? कोई भी वर्ड है, कोई भी व्यंजन है, तो व्यंजन के नीचे जब एक पॉइंट लग जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं? नुक्ता कहते हैं। जैसे का है, अब का के नीचे एक बिंदी लगा देते हैं, तो वो हमारा आगत व्यंजन कहलाता है। अब फा के नीचे एक बिंदी लगा दिए तो क्या हो गया ये? तो ये आगत व्यंजन कहलाते। तो ये चीज़ आप याद रखिए। जैसे का, फा और आ, ये भी आगत व्यंजन में आता है। ये चीज़ आप याद रखिए कि जब आ के ऊपर कोई व्यंजन लगा हो, आ के ऊपर कोई चांद बिंदु लगा हो और उसमें चांद बिंदु में बिंदु ना हो, केवल चांद लगा हो, तो वो भी आगत व्यंजन में आते हैं, वो आगत व्यंजन कहे जाते हैं। तो ये चीज़ आप याद रखिए कि आगत व्यंजन क्या होता है। अब व्यंजनों का वर्गीकरण देख लेते हैं। उच्चारण के स्थान, मतलब उच्चारण स्थान के आधार पर भी व्यंजनों का वर्गीकरण किया है। जैसे कंठ द्वारा, कंठ से बोले जाने वाले व्यंजन कौन से हैं? इसके पहले तो हम बता चुके हैं कि का वर्ग है जो कंठ से बोला जाता है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ व्यंजन हैं जो कंठ से बोले जाते हैं। तो यहीं से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। अभी तक जितना आपने पढ़ा वो लगभग सब लोगों ने पढ़ चुके हैं। तो अब आते हैं जो हमारा मेन इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, वो इधर अब शुरू होता है, जहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो कंठ से जो बोले जाते हैं वो का वर्ग तो होता ही है, आप सबको पता है का वर्ग कंठ से बोले जाते हैं। और एक और व्यंजन आ जाता है वो ह। तो आप अगर उच्चारण करके देखेंगे क, ख, ग, घ, ङ, ह, तो कंठ के द्वारा हा भी बोला जाता है। तो आप याद रखिए एग्जाम में आ गया, हा का उच्चारण स्थान क्या है? तो वो कंठ है। दूसरा है तालु। तालु में चा वर्ग आते हैं, चा, छा, ज, इया, ये सभी तालु, इनका जो उच्चारण स्थान है वो तालु है। इसके साथ साथ य और शा भी आते हैं, मतलब मूर्धन्य, ये दोनों भी तालु से, इनका उच्चारण जो है तालु स्थान है, य और सा और चा वर्ग। अगला है हमारा, ये सभी आप एक जगह नोट कर सकते हैं, क्योंकि इन्हीं से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। जो सीधे सीधे होते हैं उनसे क्वेश्चन नहीं बनते हैं। तो ये आप एक जगह इसको नोट करके इसको रिवीजन करते रहिए, तो आपके दिमाग में ये बैठ जाएगा। कोई शॉर्टकट तरीका नहीं होता है पढ़ने का। जब आप रिवीजन करते रहेंगे तो अपने आप वो दिमाग में बैठ जाएगा। अगला है हमारा मूर्धा से। तो मूर्धा उच्चारण स्थान से बोले जाने वाले व्यंजन कौन से हैं? पहला हमारा आता है टावर, टा, ठा, डा, आड़ा, ये मूर्धा से बोले जाते हैं। इसके अलावा
रा और मूर्धन्य श, ड, ढ, ये सभी जो है मूर्धा से बोले जाते हैं। तो ये आप याद रखिए, रा, श, ढ, ढ। अब दंत पर आते हैं, तो दंत कहाँ से बोले जाते हैं? ता वर्ग। दंत से कौन से व्यंजन बोले जाते हैं? ता वर्ग के व्यंजन जो होते हैं ता, था, दा, धा, ना, तो ये सभी दंत से बोले जाते हैं। और उसके अलावा जो याद रखना है वो ला और स है, ला और शा, ये भी दंत का उपयोग इसमें हो रहा है। तो ये इनका उच्चारण स्थान क्या हो गया? दंत। तो ता वर्ग और ला सा ये दंत होते हैं, इनके उच्चारण स्थान। अब आते हैं होस्ट पे। होस्ट से केवल पा वर्ग है। क्या है? पा वर्ग, पा, फा, वा, मा। और दंतोष्ठ से दंत और ओष्ठ दोनों का उपयोग होता है। दांत के साथ साथ होठ का भी उपयोग होता है इन व्यंजनों के उच्चारण में। जैसे वाह हुआ, वाह बोलने पर हमारा दांत और ओष्ठ दोनों स्पर्श हो रहे हैं, इसीलिए ये इनका उच्चारण स्थान क्या है? दंतोष्ठ है। इसी तरह फा, जो नीचे नुक्ता लगा रहता है, तो ये दोनों दंतोष्ठ से बोले जाते हैं, आप याद रखिए इसको। अगला हमारा वर्गीकरण है प्रयत्न के आधार पर। व्यंजन का वर्गीकरण जो है प्रयत्न के आधार पर। प्रयत्न के आधार में पहला है श्वास की मात्रा के आधार पर। तो श्वास की मात्रा के आधार पर हमारी पहली है अल्प प्राण। तो श्वास की मात्रा के आधार पर पहला हमारा है अल्प प्राण ध्वनियाँ। यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं जो प्रयत्न के आधार पर वर्गीकरण किया गया है व्यंजनों का। तो एक एक कर देखते हैं। तो श्वास के आधार पर पहला हमारा है अल्प प्राण ध्वनियाँ। इन ध्वनियों के उच्चारण में मुख से निकलने वाली जो वायु है उसकी मात्रा कम होती है। जो अल्प प्राण ध्वनियाँ होती हैं उनको बोलने में जो हमारे मुख से वायु निकलती है वो कम मात्रा में निकलती है, इन्हें अल्प प्राण ध्वनियाँ कहते हैं। जैसे जहाँ से क्वेश्चन आता है, तो प्रत्येक वर्ग का कहने का मतलब क्या है? जो का से लेकर क, च, ट, ता, पा वर्ग हैं, पांचों वर्ग जो हैं, तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, ये चीज़ आप याद रखिए कि प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण जो होता है वो अल्प प्राण ध्वनियाँ कहलाती हैं। तो अगर हम का वर्ग की बात करें तो का पहला हुआ, तो खा दूसरा हुआ, उसको छोड़िए, फिर आया हमारा गा, फिर घा आया, घा छोड़िए, अंगा। तो का, गा और अंगा ये पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण है का वर्ग का। तो ऐसे ही का वर्ग के बाद चा वर्ग का चा, जा, इया। तो इसी तरह पांचों वर्ग के पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण जो है, और उसके साथ साथ या, रा, ला, वा जो उसमें व्यंजन कहे जाते हैं ये। और एक हमारा और आता है ड़ा। जैसे पढ़ा जब लिखते हैं आप तो उसमें इस चीज़ का उपयोग होता है ड़ा। ड़ा एक प्रकार से बोला जाता है, ये द्विगुण व्यंजन में आते हैं। तो आप याद रखिए ये भी जो है इसमें आते हैं अल्प प्राण ध्वनि में। तो अल्प प्राण ध्वनि में कौन कौन से आते हैं? प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा। जैसे अल्प प्राण है तो अल्प प्राण कम, तो कम मतलब एक से शुरू हुआ, तो 1, 3, 5 विषम में हम चल जाएंगे, 1, 3, 5 प्रत्येक वर्ग का 1, 3, 5 और प्लस उसमें व्यंजन। तो उसमें व्यंजन 4 होते, पता है, या, रा, ला, वा और अंगा। अंगा नहीं, ड़ा बोलते हैं इसको उच्चारण में। जो हमारा टा, ठा, डा, टा, ठा, डा, डा के नीचे जब बिंदी लग जाती है तो वो द्विगुण व्यंजन में आ जाते हैं। तो द्विगुण व्यंजन में जो अड़ा है, ड़ा बोला जाता है इसको, तो ये भी अल्प प्राण में आते हैं। अगला हमारा है महाप्राण ध्वनियाँ। तो जिन ध्वनियों का उच्चारण करने में मुख से निकलने वाली वायु की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक होती है तो उन्हें हम क्या कहते हैं? महाप्राण ध्वनियाँ या व्यंजन कहते हैं। तो इनमें कौन कौन सी आती हैं?
तो इनमें जो है प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण। तो अगर हम का वर्ग की बात करें तो का आएगा, सॉरी का नहीं आएगा, खा आएगा, गा नहीं आएगा, घा आएगा। तो खा आएगा और घा आएगा दूसरा और चौथा। इसी तरह चा की वर्ग की बात करें तो चा में आएगा छा और छा, चा छ जा झा, झा आएगा। तो ये आएगा और ये आएगा। ऐसे ही पांचों वर्ग का जो दूसरा और चौथा वर्ण है वो आएगा महाप्राण ध्वनि में। और इसके अलावा जो उस तो वो आएंगे सा सा सा। सॉरी, इसके पहले हमने क्या बताया था, यहाँ पे आप इधर काट लीजिए। ये यहाँ पर अंतस्थ व्यंजन बोले जाते हैं। यार अलावा क्या है, अंतस्थ व्यंजन। इसको आप नोट कर लीजिएगा, अंतस्थ व्यंजन। तो ये आप इसको उस व्यंजन हटा दीजिएगा। तो यहाँ पे यार अलावा क्या हो गया, अंतस्थ व्यंजन। एक गलत टाइप हो गया है, तो आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। तो बस आप याद रखिए, यार अलावा आते हैं जिसको अंतस्थ व्यंजन बोलते हैं, वो अल्प प्राण में आता है। लेकिन महाप्राण में उस व्यंजन आते हैं। क्या आते हैं महाप्राण में? तो महाप्राण में प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा वर्ण और उस व्यंजन तीनों शा और हा, और इसके बाद ढ़ा ढ़ा। जैसे पढ़ाई में ये होता है, ढ़ा बोलते हैं पढ़ाई, तो ये आते हैं हमारे महाप्राण में। तो ये आप याद रखिए, ये सभी जो हैं महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। यहीं से क्वेश्चन उठा के पूछ लेगा। तो ये चीज़ आप दिमाग में बैठा के चलिए। अगला हमारा वर्गीकरण है स्वर तंत्री में कंपन के आधार पर। तो स्वर तंत्री के कंपन के आधार में पहला है अघोष व्यंजन। कौन सा व्यंजन? अघोष व्यंजन। इन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है। तो जिन ध्वनियों के उच्चारण में, जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है, तो वो कौन से व्यंजन होते हैं? वो अघोष व्यंजन होते। कौन से व्यंजन? अघोष। तो कौन कौन से हैं वो हम देखते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा। तो अघोष में कौन कौन से आते हैं? प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा। जैसे पहले वर्ग का है तो का वर्ग में का और खा, चा वर्ग में चा और छा। ऐसे ही पांचों में पहला और दूसरा जो वर्ण है वो अघोष व्यंजन में आएंगे। तो ये पहला दूसरा हो गया प्रत्येक वर्ग का, और इसके साथ उस व्यंजन का शा शा शा, तीनों सा अघोष में आते हैं। आप याद रखिए, अघोष व्यंजन में तीनों सा आते हैं जिनको उष्म व्यंजन बोलते हैं। और एक हा भी है, तो लेकिन हा जो आता है वो सघोष में चला जाता है। इस तरह आप वर्गीकरण कर सकते हैं। उष्म व्यंजन का जो तीनों सा होता है वो अघोष में आता है, जो हा होता है वो सघोष में आता है। इन तीनों सा के बोलने में हमारी स्वर तंत्रियाँ जो है कंपित नहीं होती है, लेकिन अगर हा हम बोलें तो हमारी स्वर तंत्रियाँ कंपित हो रही हैं, तो यह सघोष में चला जाएगा। लेकिन शा 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 तीनों अघोष में आएगा। और फा जो नुक्ता लगा होता है नीचे, वो अघोष में आएगा। ये आप याद रखिए, इतना आप नोट कर लें, ये अघोष में आएंगे। यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और सघोष क्या होता है? जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियाँ जो है वो कंपित होती हैं, कंपन होता है उनमें, वो सघोष व्यंजन बोले जाते हैं। तो प्रत्येक वर्ग का जो है तीसरा चौथा पाँचवा, तो प्रत्येक वर्ग का क्या है? तीसरा चौथा पाँचवा वर्ण। तो जैसे का वर्ग की बात करें हम, का वर्ग, तो का वर्ग में कौन कौन से आएंगे? का वर्ग में हमारा आएगा, का वर्ग में हमारा कौन सा आएगा? तो का वर्ग में आएगा हमारा का खा गा, गा आएगा, घा आएगा,
और अंगा आएगा। तो ये तीनों का वर्ग के तीसरे, चौथे और पांचवें वर्ण हैं जो सघोष में आएंगे। इसी तरह चा वर्ग में चा छा छोड़ के जा, झ और ई आएगा, तो ये सघोष में आएंगे। इसी तरह पांचों वर्ग में जो तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण है वो सघोष में आएगा। और इसके बाद जो अंतस्थ व्यंजन है चारों, या, रा, लावा, ये किस में आएंगे? ये सघोष व्यंजन में आएंगे। किस में? सघोष व्यंजन में आएंगे। तो अंतस्थ व्यंजन जो सभी हैं वो किस में आते हैं? सघोष में आते हैं। और हा जो एक उष्म व्यंजन है वो किस में आता है? सघोष में। और इसी के साथ ड़ा और ढा, ये दोनों भी किस में आएंगे? सघोष में। तो ये आप एक जगह इसको अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए, इसी में से क्वेश्चन आपका बन जाएगा। इसी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर ये तीनों आप अच्छे तरीके से याद कर ले रहे हैं तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब श्वास में जो अवरोध होते हैं उनकी प्रक्रिया के आधार पर कुछ वर्गीकरण किए गए हैं। जैसे पहला है स्पर्श। जो स्पर्शी व्यंजन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? तो आप अस्पर्श व्यंजन तो पढ़े ही हैं। तो उसमें का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग आते हैं। तो सभी वर्ग जो तो आते हैं वो स्पर्शी व्यंजन में आते हैं। तो का वर्ग में का खा गंगा, चा वर्ग में चा छा इया, टा वर्ग में टा ठा राड़ा, ता वर्ग में ता था दादा ना, पा वर्ग में पा फा बा भा मा। तो इतने जो 25 व्यंजन वर्ण हैं ये स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं। फिर आता है अगला हमारा संघर्षी। इसमें आते हैं तीनों सा, हा, तो ये सभी आते हैं संघर्षी व्यंजन में। मतलब जा के नीचे बिंदी जो लगा हो, फा के नीचे जो बिंदी लगाता हो वो फा। तो तीनों सा, हा, फा के नीचे बिंदी, जा के नीचे बिंदी, तो ये संघर्षी होते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए सभी। इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नासिक मतलब नाक से बोले जाने वाले। तो सभी वर्ग के जो पंचमाक्षर होते हैं, जैसे का खागा अंगा, अंगा पांचवा वर्ण है का वर्ग का, चा वर्ग का इया है, और टा वर्ग का अड़ा है, ता वर्ग का ना है, पा वर्ग का मा है। तो ये सभी जो पंचमाक्षर हैं प्रत्येक वर्ग का, ये नासिक से बोले जाते हैं, नाक से। तो ये नासिक व्यंजन कहलाते हैं। अब अर्धस्वर, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अर्धस्वर कहलाते हैं कौन से वर्ण, कौन से व्यंजन? या और वा व्यंजन जो होते हैं वो अर्धस्वर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अर्धस्वर, या वा। और एक पार्श्विक वर्ण होते हैं या पार्श्विक व्यंजन कहे जाते हैं, ला। ये सभी आप एक जगह नोट कर सकते हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये सब। तो पार्श्विक व्यंजन जो है वो कौन सा है? ला। आप याद रखिए, जब भी आप ला बोलेंगे तो मुंह के दोनों तरफ से हवा बाहर निकलती है और बीच में हमारी जीभ रहती है, इसीलिए इसको पार्श्विक व्यंजन कहते हैं, ला। लोहित या कुंठित, लोहित या कुंठित व्यंजन कहे जाते हैं, रा। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये भी कभी कभी पूछ लेता है। लोहित या कुंठित व्यंजन कौन है? तो लोहित या कुंठित व्यंजन जो होता है वो रा होता है। क्या होता है? पार्श्विक क्या होता है? ला। अब संयुक्त व्यंजन की बात करें तो किसको संयुक्त व्यंजन बोलते हैं? जो हमारा छ, त्र, ज्ञ और स्रा होते हैं, ये चारों जो है संयुक्त व्यंजन बोले जाते हैं। क्या बोले जाते हैं? संयुक्त व्यंजन। क्योंकि ये व्यंजन जो होते हैं दो वर्णों से मिलके बने होते हैं, इसी वजह से ये संयुक्त व्यंजन बोले जाते हैं। तो हमारा छा जो है वो किससे मिलकर बना हुआ है? का मतलब आधा का बोलते हैं या का पे हलंत प्लस मूर्धन्य सा, ये दोनों मिलके छा बनते हैं। त्रा, त्रा कैसे बनता है?
ता और रा मिलके बनता है। आधा ता और रा मतलब तापे हलंत प्लस रा मिलके त्रा बनता है। और ज्ञा कैसे बनता है? आधा जा मतलब जा पे हलंत प्लस इया, ये दोनों मिलके ज्ञा बनता है। और स्रा कैसे बनता है? आधा शाह जो तालव्य शाह होता है और उसके नीचे हलंत लगा होता है, या उसी को लोग बड़ा सा भी बोलते हैं, तो उसके नीचे हलंत प्लस रा मिलके क्या बने होते हैं? स्रा। तो ये चारों संयुक्त व्यंजन आपको याद होना चाहिए। कैसे बनता है ये भी याद होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी तक। तड़नजात या उच्छिप्त व्यंजन भी होते हैं, वो दो हैं। इन्हीं को द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विगुण व्यंजन। तो द्विगुण व्यंजन भी इन्हीं को कहते हैं, तड़नजात या उच्छिप्त व्यंजन। तो इतना जो है व्यंजन में आते हैं। तो स्वर और व्यंजन लेक्चर हो गया है। अगर आप उसको अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे तो आपका कोई भी क्वेश्चन जो है गारंटी के साथ कह सकते हैं कि वो क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। तो आप इसके पिछले वीडियो में स्वर पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, उसको अच्छे तरीके से नोट कर सकते हैं, सब जो भी फैक्ट हैं, पॉइंट हैं। तो वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। तो वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो का अगला नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तब तक के लिए धन्यवाद।